दोस्तों, एक मिनट मूवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको 2001 की एक नाटक इतिहास युद्ध फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम एनिमी एट द गेट्स है। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण के एक साल बाद लाल सेना का सिपाही वासिली ज़ेत्सेव स्टेलिनग्राद के लिए ट्रेन में हैं। उस समय के बारे में सोच रहे हैं जब उनके दादा ने उन्हें पढ़ाया था। शिकार करते समय राइफल से गोली कैसे चलाएं। उनके साथ ट्रेन में सैकड़ों अन्य सैनिक भी हैं, लेकिन तान्या चेनोवा सहित विभिन्न नागरिक भी, जिन्हें वासिली नोटिस करता है लेकिन हिम्मत नहीं करता बोलना। नागरिक यात्रा के बीच में ही निकल जाते हैं जबकि सैनिकों को दाईं ओर उतार दिया जाता है। स्टेलिनग्राद की लड़ाई के बीच में आगे की पंक्ति तक पहुंचने के लिए उन्हें नाव पर चढ़ने की आवश्यकता होती है और दुश्मन इसका फायदा उठाता है, बम गिराता है और देखते ही उन पर गोलियां चला देता है। कई सैनिक गिर जाते हैं और ये देखकर अन्य लोग बचने की कोशिश में पानी में कूद पड़ते हैं। भागने के कारण केवल अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गोली मार दी गई। एक बार जब वे गोदी पर पहुंच जाते हैं तो केवल एक ही प्रत्येक 2 सैनिकों को एक राइफल दी जाती है, दूसरे को गोलियां और पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं। हथियार के साथ सैनिक समूह को आत्मघाती आरोप लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिस पर जर्मन आसानी से काबू पा लेते हैं और वासिली, जिसे गोलियां दी गई थी, बमुश्किल पास रहकर हमले से बच पाता है। जमीन और मृत होने का नाटक करना। एक बार फिर भागने की कोशिश करने वाले सैनिकों को गोली मार दी जाती है। अपने ही पक्ष में उन्हें काया और गद्दार मानते हैं। जल्द ही इलाका शवों से भर गया। चूंकि कोई भी जीवित नहीं दिख रहा था, कुछ ही क्षण बाद एक कार उस क्षेत्र को पार करने की कोशिश करती है। एक टैंक का गोला उस पर गिरता है और उसे गिरा देता है और उसमें से कमिश्नर डेनिलोव निकलता है, जो छिपने के लिए दौड़ता है। एक फव्वारे के अंदर ढेर में एक और शव होने का नाटक करना और चमत्कारिक रूप से मारा न जाना। जब जर्मनों का एक समूह गाड़ी चलाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए शवों पर गोली चलाता है कि कोई जीवित नहीं बचा है। एक बार जब वे चले गए, डेनिलोव ने शवों में से एक से राइफल निकाली और कुछ सैनिकों को गोली मारने की कोशिश की। पास की इमारत में देख सकते हैं, लेकिन हथियार बारूद से बाहर है। उसी क्षण डेनिलोव को पता चलता है वह वास्तव में फव्वारे में जीवित एकमात्र व्यक्ति नहीं है। वासिली भी वहां छिपा हुआ है और वह उससे उसकी राइफल मांगता है ताकि वह उसे उन गोलियों से भर सके जो उसे उसके आने पर दी गई थी। वासिली ने उससे ये भी कहा कि उसे विस्फोट होने तक इंतजार करना चाहिए ताकि उन्हें पता न चले, लेकिन चूंकि डेनिलोव एक राजनीतिक कमिश्नर है, इसलिए हथियारों के साथ उनका अनुभव सीमित है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। इसके बदले वासिली के पास राइफल है। जैसे ही सैनिकों के साथ एक और कार आती है, वासिली एक छेद के पीछे चला जाता है फव्वारे की दीवार पर, और जैसे ही उसने एक विस्फोट सुना, वह प्रत्येक जर्मन को गोली मारना शुरू कर देता है, पूरी दक्षता के साथ, एक एक करके सिर पर। घंटों बाद एक बार उन्हें बचाकर ले जाया गया है। मुख्यालय वापस आकर डेनिलोव ने वासिली की वीरता का विवरण देने वाले पैम्फलेट की एक श्रृंखला छापी। कुछ दिनों बाद अध्यक्ष निकिता खुश्चेव शहर की रक्षा के समन्वय के लिए स्टेलिनग्राद पहुंचे। चूंकि स्टेलिनग्राद स्टालिन की शक्ति का प्रतीक है और वे इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। के बाद उग्र एक और हार के बारे में सुनकर वह अपने अधीनस्थों से मनोबल सुधारने के बारे में विचार मांगता है, लेकिन अधिकांश सैनिक वही अप्रभावी रणनीति दोहराते हैं जिसका उपयोग वे वर्षों से करते आ रहे हैं। हालांकि डेनिलोव कुछ अलग प्रस्ताव रखता है। उसका मानना है कि सजा के बजाय उन्हें आशा प्रदान करनी होगी। उन्हें एक नायक बनाना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे रक्षा करना चाहें मातृभूमि, और उस काम के लिए उसके पास एक आदर्श नायक है। डेनिलोव का विचार स्वीकृत हो गया और उसे मिल गया वरिष्ठ लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत। वासिली का चेहरा अब अखबार में दिखाई देता है, जो उसे इस रूप में प्रस्तुत करता है। अनुसरण करने योग्य एक उदाहरण। उनके मामले में उन्हें स्नाइपर डिवीजन में भी पदोन्नत किया गया है। तब से वासिली रूसी सेना का चेहरा बन गए, एक राष्ट्रीय नायक और प्रचार प्रतीक दोनों, और उसके कारनामे सेना के अखबार के हर संस्करण के साथ साथ पैम्फलेट पर भी दिखाई देंगे। पूरे देश की दीवारों पर अपना रास्ता बना लेंगे। एक दिन अपने एक मिशन के दौरान वासिली और उसकी टीम को साचा फिलिपोव नाम का एक युवा लड़का मिला, जो वासिली की प्रशंसा करता है। वह उसे अपने बहुत ही साधारण घर में आमंत्रित करता है, जहां उसकी मां श्रीमती फिलिपोव उसके लिए रात का खाना तैयार करती है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। उनके वहां पहुंचने के तुरंत बाद डेनिलोव भी आता है। देश भर से वासिली के प्रशंसकों के पत्र ला रहा हूँ, आशा की योजना को जारी रखने के लिए और प्रचार। डेनिलोव उसे उन सभी का उत्तर देता है, हालांकि वह वही है जो वासिली को बताता है क्या लिखना है, विशेषकर तब जब उसे वर्तनी में मदद करनी हो। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है। वे शुरू करते हैं। तानिया, ट्रेन की लड़की, जो साचा की बहन की तरह है और बन गई है स्थानीय मिलिशिया में एक निजी। वह जर्मन भाषा में भी पारंगत है क्योंकि उसने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। डेनिलोव उसे भर्ती करना चाहता है क्योंकि उन्हें समझने वाले अधिक सैनिकों की आवश्यकता है और जर्मन, लेकिन तानिया रुकना और लड़ना पसंद करेगी, खासकर क्योंकि स्थानीय मिलिशिया में पुरुषों की कमी है। वह उसका मन तब बदल जाता है जब डेनिलोव बताती है कि गेरामन इंटेल को डिकोड करके वह उनकी कितनी मदद कर सकती है और वह जर्मन बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बदले में 1 दर्जन सैनिक भेजेगा। इस दौरान जर्मन सेना को वेसिली और उसके स्नाइपर्स की टीम की मार झेलनी पड़ रही है। उनके रैंक, इसलिए वे जर्मन मेजर इरविन कॉनिग, एक प्रसिद्ध निशानेबाज और जर्मन प्रमुख को बुलाते हैं। जोसेन में आर्मी स्नाइपर स्कूल। उसे वासिली को मारने का काम सौंपा गया है और कॉनिग एक योजना तैयार करता है। वासिली पीछा करने के बजाय उसके पास आए। कुछ घंटों बाद वासिली को झपकी से जगाया गया उनकी टीम द्वारा, क्योंकि डिपार्टमेंट स्टोर सेक्टर में कुछ परेशानी है। वासिली ने एक छाया को गोली मार दी।
खिड़की में और एक हेलमेट गिर जाता है, इसलिए यह विश्वास करते हुए कि उन्होंने अपने लक्ष्य को मार दिया है, वह ल्यूडमिला को अपने साथ ले जाता है उसे शव खोजने के लिए। जिस साथी को वे पीछे छोड़ते हैं उसे उनके जाते ही गोली मार दी जाती है। जोड़ी उसे डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ले जाता है और चुपचाप इधर उधर घूमता रहता है जब तक कि वे खिड़की तक नहीं पहुंच जाते और उसे ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने जो आकृति देखी वह एक पुतले की है जिसे स्नाइपर जैसा दिखाने के लिए खड़ा किया गया है। ये तो जाहिर है एक जाल, और जब वासिली को जमीन पर सिगरेट का बट मिला तो उसे एहसास हुआ कि उनका दुश्मन अभी भी वही है, उनकी निगरानी कर रहे हैं। वह सोचता है कि उन्हें इसे सहजता से लेना चाहिए और तब तक छिपे रहना चाहिए जब तक वे उचित योजना के बारे में नहीं सोचते भागने के लिए। लेकिन जैसे ही विमान आने लगते हैं और क्षेत्र पर बमबारी करने लगते हैं, ल्यूडमिला डर जाती है और भाग जाता है, जिससे कॉनिक को उसे गोली मारने का पूरा मौका मिल जाता है। लेकिन वासिली कॉनिक से पहले ही भाग जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही करो। कॉनिक उस ठिकाने पर लौटता है जहां वह रह रहा था और अपने जूते साफ करता है साचा द्वारा, जो एक निर्दोष दर्शक होने का दिखावा करता है, लेकिन वासिली के बारे में कॉनिक को जानकारी दे रहा है। भोजन के बदले में मेजर उस पर भरोसा करेगा और बदले में उसके ठिकाने की जानकारी साझा करेगा। जब लाल सेना को पता चलता है कि जर्मन कॉनिक का उपयोग कर रहे हैं तो वे एक पूर्व छात्र को ले आते हैं। उसके कॉलिक को वासिली को ये सिखाने के लिए कि कॉनिक कैसे सोचता है और उसे मारने में उसकी मदद करे। लौटने से पहले हालांकि वासिली को अपने सम्मान में एक विशेष पार्टी में भाग लेना होगा। तानिया को नमस्ते कहने के बाद खुश्चेव उसे पत्रकारों से मिलने, सवालों के जवाब देने, तस्वीरें लेने और देखने के लिए खींच ले गया। एक विशाल स्टालिन पेंटिंग, क्योंकि खुश्चेव के अनुसार वह हमेशा अपने देश पर नजर रखता है। पेंटिंग देखकर वेसिली को उस दिन की याद आती है जब उसके दादाजी ने उसे फिर से निशानेबाजी सिखाई थी। ये पता चला कि उसका पहला शॉट विफल रहा और इससे भेड़िए को उनके घोड़े तक पहुंचने और उसे खाने का मौका मिल गया। कुछ दिनों बाद वासिली, कोलिकोव और स्नाइपर टीम का एक अन्य सदस्य वोलोडा एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करे जहां उन्हें बताया गया है कि वे कॉनिक को ढूंढ सकते हैं। जैसे ही वे यथासंभव सावधानी से इधर उधर घूमते हैं, उन्हें शूटिंग की स्थिति में एक शव मिलता है। आखिरी जाल की तरह पेश किया गया, इसका मतलब है कि वे सही रास्ते पर हैं। एक खुले क्षेत्र को पार करने के बाद और सौभाग्य से दुश्मन की सभी गोलियों से बचते हुए वे पहले दो अलग अलग मरम्मत करने वालों को गोली मारने में कामयाब हो जाते हैं। रात्रि भोजन का समय हो गया है। वोलोडा अपने साथियों को उस सूप को वापस पाने के लिए एक पल के लिए छोड़ देता है, दूसरे कमरे में गर्म करना, लेकिन रास्ते में कैद हो जाता है। कॉनिक और उसकी टीम उससे कबूल करवाने की कोशिश करती है जहां वासिली छिपा हुआ है, लेकिन चून की वोलोडा बात नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने उसे अपने जैसे कपड़े पहनाए और भेज दिया, ये दिखावा करने के लिए कि वह एक और मरम्मत करने वाला व्यक्ति है, बिना ये जाने कि यह वास्तव में कौन है। कोलिकोव तुरंत जानबूझकर उनके स्थान का खुलासा करते हुए उसे मारता है, इसलिए जब वह खिड़की पर हेलमेट दिखाता है, दुश्मन इसे गोली मार देगा और अपना स्थान भी बता देगा। कॉनिक जाल में न फंसे, इसलिए दोनों ने स्थानांतरित होने का फैसला किया, लेकिन जब वे फर्श के एक खुले हिस्से से कूदते हैं तो कॉनिक ले लेता है, मौका मिलता है और कोलिकोव को गोली मार देता है, जबकि वासिली सुरक्षित बच निकलता है। वासिली के बीच ये निरंतर पीछा और कॉनिक को बहुत अधिक समय लग रहा है और अधीर खुश्चेव डेनिलोव की पीठ पर चढ़ना शुरू कर रहा है। उनकी मुलाकात के बाद डेनिलोव तानिया से मिलने जाता है और उसके लिए एक उपहार लाता है और उससे प्रेमालाप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पुनः नियुक्त होने के लिए कहकर आश्चर्यचकित कर देती है। कुछ घंटों बाद वासिली मुख्यालय लौट आया और उसका मूड सबसे अच्छा नहीं है। उसने आज जैसा शॉट कभी नहीं देखा और कॉनिक सोचता है उसे हराना बहुत अच्छा हो सकता है। डेनिलोव ने उससे वादा किया कि उन्हें नई जानकारी मिल रही है और अगली बार वासिली उससे एक या शायद उससे भी अधिक कदम आगे होगा, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन वह बदले में एक एहसान मांगता है। वह चाहता है कि वासिली तानिया से बात करे और उसे मनाए। उसे उस स्थानांतरण के लिए नहीं पूछना चाहिए। जब वासिली ऐसा करने की कोशिश करता है तो तानिया बताती है कि उसने ऐसा करने के लिए कहा था, स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि सुबह में उसे पता चला कि उसके माता पिता भी एक समूह में शामिल थे जिन कैदियों को जर्मनों ने फांसी दे दी थी और वह वहां जाकर लड़ना चाहती है। समझ बदला लेने की उसकी इच्छा के कारण वासिली उसे कोलिकोव की राइफल देता है। इसके बाद सच्चा ने दोनों के साथ जानकारी साझा की। उन्हें कॉनिक और वासिल मैं उसी परित्यक्त इमारत में जाता हूं, ये सोचकर कि वे दूसरे को आश्चर्यचकित कर देंगे। जबकि कॉनिक एक ऊंचे मंच पर इंतजार कर रहा है, वासिली और उसका स्नाइपर साथी अंदर प्रवेश करते हैं और पाइपों के पीछे छिप जाते हैं, जिसके हिलने से कॉनिक को उनकी स्थिति के बारे में सचेत हो जाता है। जैसे ही जोड़ी हिलने की कोशिश करता है, कॉनिक उन्हें गोली मार देता है, जिससे वासिली अपनी राइफल खो देता है और उसके साथी को चोट लग जाती है। वासिली अपने साथी को मुख्यालय वापस भेज देता है क्योंकि वह उस राज्य में कुछ भी नहीं कर सकता है, और जबकि स्नाइपर पाइप में वापस जाता है, वासिली कुछ बांधकर अपनी राइफल वापस पाने की कोशिश करता है, उसे अपनी ओर खींचने के लिए चाकू में रस्सी बांधना और उसे हथियार पर फेंकना, लेकिन जब वह अंततः सफल हो जाता है, इसे सही ढंग से उतारने के लिए कॉनिक ने एक आसान शॉट से रस्सी को काट दिया। जब कुछ जर्मन विमान गिराकर उड़ान भरते हैं, कुछ बम वे कांच की छत को चकनाचूर कर देते हैं और कुछ टुकड़े वासिली के सामने गिरते हैं, जिससे कॉनिक ने उसके चेहरे का पूरा दृश्य देखा। मुख्यालय में डेनिलोव तानिया को लड़ाई न करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है कि उसके कौशल बौद्धिक क्षेत्र में अधिक मूल्यवान है। उनका तर्क बाधित हो गया है लौटने वाले स्नाइपर द्वारा, जो उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। तानिया आगे बढ़ने से नहीं हिचकिचाती, मदद करने के लिए उस तक पहुंचने के लिए वही पाइप मार्ग, लेकिन जैसे ही वह उसे देखता है, वासिली उससे कहता है वह जहां है वहीं रहे और उसकी योजना का पालन करे। उसी तरह कॉनिक उसे शीशे के माध्यम से देख रहा है।
वासिली ने बदले में उस पर नजर रखने के लिए एक शॉट का भी उपयोग किया है और इसके लिए धन्यवाद, वह अपना स्थान जानता है। वह तानिया को कांच का एक और टुकड़ा पकड़ने और उसे तब तक घुमाने के लिए कहता है जब तक कि प्रकाश उस पर प्रतिबिंबित न हो जाए और अंधा न हो जाए। कॉनिक ने वासिली के लिए अपनी राइफल सुरक्षित रूप से प्राप्त करने और उसे गोली मारने का अवसर तैयार किया। वह प्रबंधन नहीं करता कॉनिक को मारने के लिए, लेकिन उसने उसके हाथ को चोट पहुंचाई। बाद में जब वासिली और तानिया मुख्यालय लौटे, वे बाकी सैनिकों के साथ जीवित होने का जश्न मनाते हैं और बाद में वे कवर के नीचे छिप जाते हैं। प्रेम सांप्रदायिक शयन कक्ष के ठीक मध्य में है। अगली सुबह वासिली ने डैनिलोव को रुकने के लिए कहा। उसके बारे में लिख रहा हूं, वह अब ये भार अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और वह एक बनकर लड़ना चाहता है। नियमित सैनिक। डैनिलोव इसे स्वीकार नहीं करता है और वासिली को भी बुरा महसूस कराने के लिए प्रेरित करता है। पूछते हुए वह साचा को बुलाता है, जो उसे दिखाता है कि कॉनिक से जानकारी प्राप्त करने पर उसे कितना गर्व है। चूंकि बच्चा अपनी आंखों में बहुत आशा के साथ उसकी ओर देख रहा है, वासिली ना नहीं कह सकता और वह अनुमति दे देता है। सच्चा उसे उस क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा जहां कॉनिक इंतजार कर रहा होगा। जमीन शवों से ढकी हुई है, इसलिए वासिली उनके बीच छिप जाता है और कॉनिक के आने का इंतजार करने लगता है। हालांकि एक समस्या है, वह वहां इंतजार करते हुए इतना समय बिताता है कि उसे नींद आ जाती है। जब कॉनिक अंततः उसे देखता है, उसके छिपने के स्थान पर वह उसे गोली मारने वाला है, तभी अचानक देखता है कि एक लुटेरा सैनिक उसके बीच प्रकट होता है। उन्होंने वासिली के शरीर को ऐसे हिलाया जैसे कि वह मर गया हो और आसानी से उसका सारा सामान चुरा लिया। जर्मन सेना ने इस सैनिक को पकड़ लिया और पाया कि उसने वासिली की आईडी चुरा ली है, जिससे उन्हें वासिली के बारे में सोचना पड़ता है। मर चुका है। कॉनिक सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बर्खास्त कर दिया गया है। वासिली घर जाने से इनकार कर रहा है। अभी भी वहां बाहर होने पर कॉनिक ने साचा से फिर से बात की और पहले से ही संदेह कर रहा था कि क्या हो सकता है। उसे बताता है कि उसका अगला स्थान कौन सा होगा। रूसी मुख्यालय में खुश्चेव को पता चला। जर्मन वासिली की मौत की खबर फैला रहे हैं और डैनिलोव पर क्रोधित हो रहे हैं, जो इस पर विश्वास नहीं करता। खुश्चेव को इसकी परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं। वह चाहते हैं कि डैनिलोव अपने लेखन का जादू दिखाएं और जनता को विश्वास दिलाएं कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद डैनिलोव तानिया से संभवतः उसके घर की यात्रा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वे तब बाधित हो जाते हैं जब लाउडस्पीकर वासिली की मृत्यु की भी घोषणा करने लगते हैं। डैनिलोव एक नायक के रूप में वासिली की मृत्यु की घोषणा लिखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस क्षण आदमी खुद ही वापस आ जाता है। वह बताते हैं कि कैसे वह सोने के लिए अपना शॉट चूक गए और वह उसे मारने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति से छिपकर रहना पड़ा, इसलिए डैनिलोव ने उसे स्थानांतरित करना स्वीकार कर लिया। फिर वासिली तानिया के बारे में पूछता है और सच्चा उसे बताता है कि वह जानता था कि वह जीवित है और उसने उसे बताया था, इसलिए वह उसके पास गई है। कॉनिक को खोजने और बदला लेने के लिए स्टेशन। डैनिलोव और वासिली उसे बचाने के लिए स्टेशन की ओर दौड़े और जब वे उसे ढूंढते हैं, वासिली और तानिया चुंबन करते हैं, जिससे डैनिलोव को अविश्वसनीय रूप से जलन होती है। तो कब वह मुख्यालय लौटता है, वासिली की वीरता के बारे में अपनी रिपोर्ट लिखने के बजाय वह उससे संवाद करता है। दुनिया की वासिली गद्दार बन गया। वे इस तथ्य से अवगत नहीं है कि कॉनिक ने उन्हें देखा है स्टेशन और अब निश्चित रूप से जानता है कि साचा सूचना दे रहा है, इसलिए वह पकड़ लेता है। वासिली को फंसाने के लिए उसने बच्चे को खंभे से लटका दिया, जिसे देखते ही वह लगभग उस पर मोहित हो जाता है। हालांकि शरीर ये तानिया है और वह कॉनिक के पीछे केवल इसलिए नहीं जाती क्योंकि वासिली ने उसे यह कहते हुए रोक दिया। वह यही चाहता है। वे एक योजना पर सहमत हैं, जबकि वासिली उसके पीछे जाता है। तानिया डैनिलोव से पूछती है एहसान और साथ में वे श्रीमती फिलिपोव से मिलने जाते हैं, उसे एक विशेष पास के साथ देश से बाहर निकाले। डैनिलोव उसके लिए मिल गया। श्रीमती फिलिपोव साचा के बिना नहीं जाना चाहती, लेकिन उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। ये बताने के बजाय कि साचा की मृत्यु हो गई, उन्होंने उसे बताया कि वह जर्मनों में शामिल हो गया। श्रीमती फिलिपोव दोष नहीं देती। अगर इसका मतलब यह है कि वह सुरक्षित है और उनके साथ जाना स्वीकार करता है, तो उसे इसके लिए राजी करे। नाव के रास्ते में एक बम उनके पास विस्फोट हो गया, जिससे तानिया घायल हो गई। डैनिलोव को लगता है कि वह मर गई है और चली जाती है, लेकिन श्रीमती फिलिपोव ऐसा नहीं करती। हार मान लेता है और एक डॉक्टर को अपना विशेष पास दिखाकर और कहकर तानिया को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। तानिया उनकी बेटी है। वासिली और कॉनिक अपने अपने छिपने के स्थानों पर गतिरोध में है। पता नहीं दूसरा कहाँ है। डैनिलोव अचानक वासिली के बगल में दिखाई देता है और अब वह तानिया मर चुका है। वह सोचता है कि उसके पास जीने के लिए और कुछ नहीं है और मानवता बचाने लायक नहीं है। वासिली के बारे में उसने जो झूठ गढ़ा था, उसकी भरपाई के लिए वह खुद को बलिदान कर देता है और आता है छिपने से बाहर, ताकि कॉनिक उसे गोली मार सके और उसका स्थान बता सके। वासिली आगे की सोचता है और नहीं तुरंत प्रतिक्रिया दे, इसलिए अब कॉनिक को लगता है कि उसने खुद वासिली को मार डाला है और शव की जांच करने के लिए बाहर आता है। वासिली बीच में उसका इंतजार कर रहा है और जैसे ही उसने अपनी राइफल उस पर तान दी, कॉनिक ने अपनी टोपी उतार दी और अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है। उसे मारने के बाद वासिली अपनी राइफल लेता है और उसे डैनिलोव के शरीर के पास छोड़ देता है। 2 महीने बाद जर्मनों के आत्मसमर्पण के बाद वासिली को तानिया से एक पत्र मिला, ये कहते हुए कि वह जीवित है और एक फील्ड अस्पताल में उसकी देखभाल की जा रही है। एक बार शहर सुरक्षित हो गया, यात्रा करने के लिए पर्याप्त, वासिली पत्र पर दिए गए पते पर जाता है और युगल खुशी से फिर से मिल जाता है।